सो लास्ट अपलोडेड वीडियो में मैंने आपको सारे रिजर्व्स एक्सप्लेन कर दिए थे, जितने भी आपकी बुक के अंदर गिवन है सारे एक्सप्लेन किए थे। मैंने आपको शेयर वारंट का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था। मैंने आपको सरप्लस के बारे में भी बताया था। ये सारी चीजें हमने लास्ट वीडियो में कवर करी थी, ठीक है ना। नाउ इस वीडियो के अंदर हमारे को पहले ये वाला टॉपिक पढ़ना है, शेयर एप्लीकेशन में पेंडिंग अलॉटमेंट, और उसके बाद हमारे को नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी का जो टॉपिक है उसको खत्म करना है, ठीक है ना। सो पहले अगर हम इसके बारे में बात करें, शेयर एप्लीकेशन में पेंडिंग अलॉटमेंट, तो ये क्या होता है। तो नाम से क्लियर हो रहा है कि शेयर एप्लीकेशन की मनी है, लेकिन उसका अलॉटमेंट पेंडिंग है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको याद होगा, जब मैंने सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको शेयर इशू कैसे होता है उसका प्रोसीजर बताया था कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपनी क्या करती है, मार्केट के अंदर अपना प्रोस्पेक्ट इशू करती है। जब कंपनी प्रोस्पेक्टस अपना इशू करती है, तो उसके बाद क्या होता है कि पब्लिक शेयर्स के लिए अप्लाई करना स्टार्ट करती है। पब्लिक जब शेयर्स के लिए अप्लाई करती है, साथ साथ उसके मनी भी भेजती है। डिपेंड करता है कंपनी लमसम पे शेयर इशू किया कि इंस्टॉलमेंट पे शेयर इशू किया, ठीक है ना। और एक उसी मनी की बात कर रहा है शेयर एप्लीकेशन मनी, मतलब जो पब्लिक शेयर्स के लिए अप्लाई करती है उसका जो पैसा भेजती है, उसी की बात कर रहे हैं शेयर एप्लीकेशन मनी की बात, ठीक है ना। लेकिन ये कह रहा है उसकी अलॉटमेंट पेंडिंग है, तो अलॉटमेंट पेंडिंग कैसे रह जाती है तो उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन पहले नॉर्मली अगर हम बात करें, नॉर्मली क्या होता है कि किसी जैसे साल है, तो इसमें साल में कभी भी कंपनी क्या कर सकते हैं, अपना प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि कंपनी ने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपना प्रोस्पेक्टस इशू किया, ठीक है। जब कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, तो पब्लिक उसके साथ ही अप्लाई भी करना स्टार्ट कर देगी। होता क्या है कि कंपनी थोड़ा टाइम गैप देती है कि भाई ऐसे टाइम दे देती है, ठीक है ना, कि इस समय तक आप भेज दो। और इसीलिए ऐसे किया जाता है कि जिस डेट पे कंपनी, जैसे अगर आज कंपनी ने प्रोस्पेक्ट इशू किया मार्केट के अंदर, तो बोल देती है कि 2 महीने का टाइम है, जिसको भी अप्लाई करना है कर दो, 2 महीने के बाद बंद कर दी जाती है एप्लीकेशन। आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। 2 महीने के बाद बेसिकली अलॉटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, कंपनी ने यहाँ पे इशू किया प्रोस्पेक्टस, कंपनी कह रही है कि ये टाइम है, इसके अंदर जिसको भी अप्लाई करना कर दो, उसका एकदम अलॉटमेंट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो अब होता क्या है कि इस जब कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया, पब्लिक ने अप्लाई करना स्टार्ट किया, तो पब्लिक पैसे भेजती है। अब पैसा जब कंपनी पब्लिक भेजती है, तो उस पैसे का क्या किया जाता है, या तो उस पैसे को कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कैपिटल कन्वर्ट करने का मतलब आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जब लोगों ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, हमने उनको शेयर अलॉट कर दिए। जब ये अलॉट कर दिया, मतलब उनके पैसे को हमने एक्सेप्ट कर लिया, उनको हमने अपनी शेयर्स दे दी, ठीक है ना। तो उनके पैसे को हमने अपनी कैपिटल में कन्वर्ट कर लिया। तो ये होगा कि जो लोग ने पैसा भेजा उसको उनके बेसिकली उनको हम शेयर अलॉट कर देंगे, और उनके पैसे को अपनी कैपिटल में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो नॉर्मली ये होता है कि इसी तरीके से प्रोसीजर होता है, और शेयर एप्लीकेशन का जो पैसा होता है वो शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है, और आपको यहाँ दिखाना होता है। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। नाउ होता क्या है कि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कंपनी क्या करती है ना, कि कंपनी साल के एंड के टाइम पे, यहाँ कहीं इस 31 मार्च है ना, 31 मार्च है, तो कंपनी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने शेयर्स को इशू करती है, बिल्कुल 31 मार्च के आसपास। तो इमेजिन कर लीजिए 1 मार्च पे कंपनी ने क्या किया, शेयर्स को इशू किया, मतलब बेसिकली प्रोस्पेक्ट इशू किया, ठीक है ना। तो और मान लीजिए 2 महीने का टाइम है, तो अलॉटमेंट की डेट कहाँ पड़ेगी, अलॉटमेंट की डेट पड़ेगी जो आपका 31 अप्रैल को पड़ेगी, जो अगले साल के अंदर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। सो अब पॉइंट ये बनता है कि जब यहाँ पे पब्लिक, मतलब बेसिकली कंपनी ने प्रोस्पेक्ट इशू कर दिया, तो पब्लिक एप्लीकेशन करना भेजना स्टार्ट कर देगी। तो कंपनी को यहाँ तक कुछ एप्लीकेशन तो आ जाएगी। मान लीजिए कंपनी ने 10 लाख के शेयर इशू किया है, तो कंपनी को यहाँ पे लगभग 4 लाख की तो यही आ गई, 4 लाख की एप्लीकेशन यही आ गई। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना, कि 10 लाख का कंपनी ने इशू किया, 4 लाख की एप्लीकेशन कंपनी के यहाँ पे रिसीव हो गया। अब पॉइंट ये बनता है 4 लाख रुपए को दिखाना कहाँ है, बिकॉज अगर वो 4 लाख रुपए के अगर हम शेयर अलॉट कर देते हैं, तो बेसिकली उन 4 लाख रुपए को एक्सेप्ट कर लिया है, उसे हमने अपनी कैपिटल में कन्वर्ट कर लिया है, ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना। और हमारे को शेयर कैपिटल में दिखाना होता है। लेकिन अभी जो 4 लाख रुपए हमारे हाथ में आ गया, बेसिकली उसको हमने अलॉटमेंट किया ही नहीं है। और क्यों नहीं किया, क्योंकि अलॉटमेंट की जो डेट अभी वो थोड़ा बाद में है, इस साल के बाद में। इस साल के 31 मार्च का डेट आ चुका है, ठीक है ना, जिसमें हमारे को बैलेंस शीट बनाना होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना, कि सारा पॉइंट ये बनता है कि आपको जो शेयर एप्लीकेशन मनी का जो पैसा आपको रिसीव हो रहा है, उसको बैलेंस शीट में दिखाने का पॉइंट डिस्कस है यहाँ पे, कि बैलेंस शीट में उसे कहाँ दिखाना है। तो बोलेंगे अगर शेयर एप्लीकेशन की मनी आई है, उसका अलॉटमेंट हो जाता है नॉर्मली, तो फिर वो पैसा हम एक्सेप्ट करके उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको यहाँ दिखाते हैं शेयर कैपिटल के अंदर, ठीक है ना। लेकिन अगर कंपनी एंड में ऐसा कुछ ड्रामा करती है, तो उस टाइम पे ये होता है कि कंपनी को थोड़ा पैसा आ जाता है, जैसे 4 लाख रुपए आ गया, वो 4 लाख रुपए को कंपनी को डिसाइड करना होता है कि बैलेंस शीट में कहाँ दिखाया जाए। अब इसे कैपिटल में तो नहीं दिखा सकते, क्योंकि हमने अलॉटमेंट तो किया ही नहीं है। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे एक हेडिंग बनाई गई, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तो इस 4 लाख रुपए को हम यहाँ पे दिखाएंगे, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। एक कॉन्सेप्ट और बोला गया, जिसमें आपको बोला गया शेयर एप्लीकेशन मनी करंट लायबिलिटी। तो बेसिकली ये बोला जा रहा है बुक के अंदर कि शेयर एप्लीकेशन का जो पैसा आता है, उसे कभी कभी हम करंट लायबिलिटी में भी दिखाते हैं। अब मैं थोड़ी समरी बनाऊंगा इस चीज की, पहले आप इस टॉपिक को समझिए, ठीक है ना। तो करंट लायबिलिटी, बेसिक करंट लायबिलिटी का आप मतलब बताओ। करंट लायबिलिटी वैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा, मोटा मोटा आपको इतना ही ध्यान होगा कि 12 महीने के अंदर अंदर अगर कोई पैसा, कोई लायबिलिटी हमारे को पे करनी है, तो उसे हम करंट लायबिलिटी बोलते हैं, ठीक है ना।
और उसी कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पे पहले मान के चलना है कि हमारे को 12 महीने के अंदर अंदर कुछ पैसा रीपे करना है। अब शेयर एप्लीकेशन का पैसा है और हमारे उसको रीपे करना है, तो क्यों करना है? तो आपको याद होगा जब कंपनी का मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आता तो पैसा रिफंड करना पड़ता है। तो उसी पॉइंट से आपको इस चीज को समझना है, ठीक है ना। तो इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे क्या है कि कंपनी ने यहाँ पे 31 मार्च के अगेन आसपास जो शेयर्स थे उनको इशू किया, ठीक है ना। और इशू किया और फिर उसके बाद क्या हुआ कि कंपनी का जो यू कैन से अलॉटमेंट का डेट था 31 मार्च के थोड़ा आसपास ही था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कंपनी ने थोड़ा 31 मार्च से थोड़ा पहले इशू किया है, तो आप मान लीजिए फरवरी या जनवरी के अंदर इशू किया है और 31 मार्च के आसपास कंपनी का जो है अलॉटमेंट का डेट है, क्लोजिंग डेट ही है, ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। अब इसके बीच में लोगों को अप्लाई करना है, इस बीच के अंदर भेजना, और इस बीच के अंदर जब कंपनी ने देखा कितना आया तो कंपनी को देखा कि 90% का सब्सक्रिप्शन नहीं आया। अब पॉइंट है 90% का सब्सक्रिप्शन नहीं आता तो आपने सीखा होगा कि पैसा आपको रिफंड करना पड़ता है, कंपनी को पैसा पब्लिक को वापस भेजना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन पॉइंट ये बनता है उसके लिए कुछ टाइम गैप होता है, जैसे 15 डेज। और 15 दिन कहाँ से? ये जो अलॉटमेंट की डेट है, फाइनल डेट होती है, यहाँ तक वेट करना होता है। यहाँ तक नहीं आया मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो इससे 15 दिन गिने जाते हैं, बोले थे इसके बाद 15 दिन के अंदर अंदर पैसा वापस कर देना है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। लेकिन पॉइंट ये बनता है, इमेजिन कीजिए कि ये जो तारीख है ना, ये 25 मार्च कुछ ऐसे है। आई आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। और 15 दिन का अगर आप गैप लगाओगे तो 15 दिन इसके थोड़े बाद में पड़ेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। तो पॉइंट ये बनता है कि कंपनी जब यहाँ 31 मार्च के आसपास में अपनी बैलेंस शीट बना रही होगी तो उसको कहाँ दिखाएगी? मान लीजिए कंपनी का 10 लाख का टोटल वो था और कंपनी को बस मान लीजिए 8 लाख रुपए रिसीव हुआ, तो मैंने रिसीव नहीं हुआ ना, तो जो 8 लाख रुपए आया है तो वापस रिफंड करना पड़ेगा। तो कंपनी को 31 मार्च की जो बैलेंस शीट है उसमें से 8 लाख रुपए को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर कंपनी रिफंड कर देती है तो कहीं शो नहीं करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल इमेजिन कीजिए यहाँ पे कंपनी ने इशू किया था और यहाँ पे क्या था, मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आता, तो बोलेंगे ना अलॉटमेंट करती और या फिर रिफंड आता। आई आपको समझ में आ रहा होगा। तो मान लीजिए इसमें भी यही होता है कि 8 लाख रुपए आया तो कंपनी रिफंड कर देती थी, जब रिफंड कर देती तो पैसा आया तो वापस चले गए, तो बैलेंस शीट जब बनाते 31 मार्च को कहीं शो ही नहीं करते। आई आपको समझ में आ रहा है, भाई पे पैसा आया था हमने रिफंड भी कर दिया तो दिक्कत क्या है, आया था वापस दे दिया तो उसको कहीं शो करने की नीड ही नहीं बैलेंस शीट के अंदर। लेकिन यहाँ पे आपके पास पैसा आया है, आपको रिफंड करना है, लेकिन आपने किया नहीं, 31 मार्च आ गया, बैलेंस शीट की तारीख आ गया, तो उस बैलेंस शीट की तारीख में 8 लाख रुपए का आपको कहीं ना कहीं शो करना पड़ेगा। और बेसिकली आप इसको बोलोगे क्या, ये तो बेसिकली हमारे सर पे लायबिलिटी 8 लाख रुपए जो चुकानी है, अभी 10-15 दिन का टाइम मिला उसके अंदर हमारे को चुकानी है। आई आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। तो बैलेंस शीट की डेट में कंपनी 60 लाख रुपए को अपनी करंट लायबिलिटी बोलती है, ये हमारी करंट लायबिलिटी। आई आपको समझ में आ रहा होगा। और उसको बेसिकली दिखाना होता है करंट लायबिलिटी में, ये जो हेडिंग है अदर करंट लायबिलिटी, इसके अंदर आपको इसको दिखाना होता है, ठीक है ना। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये और भी डिटेल में, पर मोटा मोटा आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। ना और भी केसेस होते हैं, जैसे लाइक मान लीजिए कंपनी ने क्या किया कि लमसम पे शेयर इशू कर दिया, लमसम पे पता ही होगा आपको, ठीक है ना। तो इमेजिन कीजिए कंपनी ने क्या किया था, कंपनी ने ना 10,000 शेयर इशू किए थे, ठीक है, या फिर 1000 शेयर ले लीजिए। लेकिन क्या बोलते हैं पब्लिक ने 1200 शेयर के लिए अप्लाई कर दिया, तो बोलते हैं इसका गैप जो है 200 शेयर का जो पैसा एक्स्ट्रा आ गया। अब इस 200 शेयर के पैसे को रिफंड करना पड़ता है अगर केस लमसम का है, आई होप आपको याद होगा, ठीक है ना। इंस्टॉलमेंट के केस में जो 200 शेयर का एक्स्ट्रा पैसा आता है उसको फ्यूचर की कॉस्ट के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है, उसमें फिर भी ऑप्शन होता है, लेकिन लमसम के केस में रिफंड करना पड़ता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। और 10 रुपये का अगर एक शेयर है तो 200 शेयर का पैसा जो कि बनेगा आपका 2000 रुपये एक कंपनी को रिफंड करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। और यही इमेजिन कर लीजिए कि इस बीच में यही हुआ, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का पंगा नहीं पड़ा, बल्कि ये वाला पंगा आ गया कि ज्यादा का अप्लाई हो गया, 1200 का आ गया, 10,000 शेयर ने इशू किए थे तो 200 शेयर का पैसा आ गया 2000 रुपये, जो यहाँ पे अब इस पॉइंट पे आपको पता है कि रिफंड करना है कितना, 2000 रुपये रिफंड करना है, और बैलेंस शीट की तारीख आ चुकी है, तो 2000 रुपये को अभी आपने रिफंड तो किया नहीं, अगर रिफंड कर दो तो लायबिलिटी सर से उतर गई, कहीं दिखाने की नीड ही नहीं है। लेकिन अभी आपको शो करना पड़ेगा बैलेंस शीट के अंदर कि 2000 रुपये कहाँ से आया, इसका क्या क्या करना है बेसिकली। तो बेसिकली हम बैलेंस शीट जब बनाएंगे उस 2000 रुपये को हम बोल देंगे हमारी करंट लायबिलिटी है, क्योंकि 2000 रुपये में आपको रिफंड करना है, और ये रिफंड विद इन आप कह सकते हो ना 12 महीने के अंदर अंदर ही तो हुआ, तो हम इसको करंट लायबिलिटी बोल देते हैं, लेकिन और अदर करंट लायबिलिटी के अंदर इसको शो कर देते हैं। बोलते हैं लमसम की जगह पे इंस्टॉलमेंट का केस है, और शेयर जो ऐसे करके था कि 10 रुपये पे, और 10 रुपये कैसे मांगा क्या था 2.5 प्लस 2.5 ऐसे मैजिक लेकिन 2.5 रुपये, 2.5 प्लस 2.5 4 कॉल्स है, मतलब बेसिकली एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल है। यहाँ तक समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। ना होता है कि नॉर्मली क्या होता है कि मान लीजिए अगर यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन है, ठीक है ना, और तो बेसिकली अब यहाँ पे आप कह सकते हैं ना कि अगर आपके एप्लीकेशन का डेट था और उसके बाद थोड़ा सा अलॉटमेंट का यहाँ पे डेट रहा होगा, ठीक है। सो अब मैं ये केस इमेजिन कर लेता हूँ कि 200 शेयर का अगेन पैसा एक्स्ट्रा है, कितना क्या मिलेंगे 2.5 रुपये। ये मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा पूरा शेयर का वो सब कुछ कैसे आता था, वो मैंने उस चैप्टर्स में एक्सप्लेन कर रखा है, तो आपको उम्मीद लगा रहा हूँ सब तो पता ही होगा, ठीक है ना। तो 200 शेयर पे 2.5 रुपये एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा होगा, जो कि आपका बनेगा 200 इंटू मिठाई 500 रुपये, ठीक है।
भाई जो 500 रुपये इसको बोलेंगे हाँ ये हो सकता है यहाँ पे इस 500 रुपये को फ्यूचर के लिए यूटिलाइज किया जा सके। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। ना अगर ये 500 रुपये फ्यूचर के लिए यूटिलाइज किया जाए, अगर मान लो ये एप्लीकेशन की डेट है तो ये अलॉटमेंट की डेट हो गई, ठीक है ना। ये एप्लीकेशन की डेट है जो यही वाली, ये 2 तारीख है, ठीक है ना, और अलॉटमेंट की डेट है। तो कंपनी को यहाँ पे 500 रुपये एक्स्ट्रा मिला, जो कंपनी कह रही है हम यहाँ तक अभी 2 महीने के बाद अलॉटमेंट की डेट आ जाएगी, उसमें मुझसे यूटिलाइज कर लेंगे। अभी पता आपको समझ में आ रहा होगा। तो बोलेंगे 500 रुपये जो एक्स्ट्रा आया वो कंपनी के लिए कोई लाइबिलिटी है, हम बोले लाइबिलिटी है, लेकिन उस लाइबिलिटी से समझ में आ रहा हो ना, किसी ने आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा दे रखे है और हमने उसके नाम पे नहीं चढ़ा है, क्योंकि कंपनी का जो टाइम गैप होता है एक कॉल से दूसरी कॉल के बीच में, तो किसी बंदे ने एप्लीकेशन पे अलॉटमेंट का पैसा दे दिया हमारे को, लेकिन हम बोलेंगे वो जो अलॉटमेंट का पैसा उसने एप्लीकेशन के टाइम में पकड़ा दिया उसके नाम पे, तो तब चढ़ेगा जब अलॉटमेंट की तारीख आएगी। आपको समझ में आ रहा होगा। और तब तक हम बोलेंगे उसका पैसा हमारे पास पड़ा है, उसके नाम पे भी नहीं चढ़ा है ना उसको रिफंड किया, तो हमारे सर पे वो एक लायबिलिटी कंसीडर किया जाता है, ठीक है ना। तो बोलेंगे जो 500 रुपए के कंपनी के सर पे क्या लायबिलिटी है 500 रुपए, बोले हाँ कंपनी के सर पे 500 रुपए लायबिलिटी है, लेकिन लायबिलिटी भी 2 महीने के अंदर खत्म हो जाएगी, क्योंकि 2 महीने के अंदर उसके नाम पे हम चढ़ा देंगे पैसा, फिर खत्म। और बोलेंगे बैलेंस शीट में कहाँ दिखाओगे इस 500 रुपए को, बोले कहीं नहीं, वो लायबिलिटी खत्म तो कर दी। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, कि वो लायबिलिटी हम चुका देते हैं, मतलब बेसिकली खत्म कर देंगे। अगर डिपेंड ये करता है कि कोई लायबिलिटी करंट है, नॉन करंट है, कोई लायबिलिटी है भी कि नहीं, वो सारी बातें असल में आपको बैलेंस शीट की डेट पे देखनी होती है, क्योंकि बैलेंस शीट जब आप बना रहे हो तभी तो चढ़ाओगे ये करंट है ये नॉन करंट है। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो आपको बैलेंस शीट की डेट पे देखना होता है। और यहाँ पे आप बोलोगे भाई यहाँ पे आया था 500 रुपए एक्स्ट्रा, जिसको हमने यहाँ पे उनके नाम पे चढ़ा भी दिया, तो सर पे 500 रुपए की लायबिलिटी थी उसे खत्म भी कर दिया, तो यहाँ पे आप बोलते कोई लायबिलिटी नहीं है हमारे सर पे 500 रुपए, ठीक है ना। लेकिन ये ड्रामा सोच लीजिए कि यहाँ पे होता साल के एंड के बिल्कुल एंड के टाइम पे एप्लीकेशन भेजी होती और साल के बाद अलॉटमेंट आ रही होती, तो फिर हम बोलेंगे फिर वो 500 रुपये हमारे सर पे लायबिलिटी है, वो लायबिलिटी खत्म होगी 31 मार्च के बाद, और 31 मार्च को जब बैलेंस शीट बनाओगे तो उस 500 रुपये को कहाँ दिखाओगे, तो उसे दिखाएंगे हम करंट लायबिलिटी के 500 रुपये हमारे सर पे करंट लायबिलिटी जो कि हमने खत्म नहीं करी है, जैसे ये तारीख आएगी तो उसको उनके नाम पे चढ़ा के खत्म कर देंगे, तो अगली बैलेंस शीट की जो डेट आएगी उसमें इस 500 रुपये को करंट लायबिलिटी बोल के शो नहीं करेंगे, क्योंकि वो लायबिलिटी थी उसे हमने खत्म कर दिया। आई यहाँ तक आपको बातें समझ में आ रही है, ठीक है ना। बाकी यही चीजें मैं आपको बुक में, तो अगर आप बुक के अंदर देखेंगे तो बोलता है शेयर एप्लीकेशन में पेंडिंग अलॉटमेंट में अमाउंट रिसीव बाय the company as share application and against which the company will certainly allot share is shown against share application money pending allotment. This situation will arise only when the application money is received before the balance sheet date and allotment is made after the balance sheet date, that is 31st March of that year, ठीक है ना। तो वो कहता है कि शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट क्या होता है कि आपके पास कुछ आ गया है पैसा, ठीक है ना, और लेकिन उसका अलॉटमेंट 31 मार्च के बाद में आ रहा है, तो आपको बैलेंस शीट के अंदर उस पैसे को शेयर एप्लीकेशन में पेंडिंग अलॉटमेंट की जो हेडिंग है इसके अंदर दिखाना होता है, ठीक है ना। और इसको आप कह सकते हो कि शेयर एप्लीकेशन में पेंडिंग अलॉटमेंट ये क्या है, ये ना तो मालिक की कैटेगरी में कवर होते हैं ना तो ये लायबिलिटी कैटेगरी में कवर होते हैं, क्योंकि मालिक की कैटेगरी में क्यों कवर नहीं हो रहे, क्योंकि उन्हें जो 4 लाख रुपए हमारे को रिसीव हुआ यहाँ पे हमने उनको मालिक बनाया नहीं, उनको शेयर अलॉट ही नहीं किए, शेयर अलॉट कर देंगे तो मालिक बना दिया, ठीक है ना। और ना वो एक लायबिलिटी के 4 लाख रुपए जो चुकाना है, तो इसलिए यहाँ पे बीच में हेडिंग यहाँ पे रखी गई है शेयर एप्लीकेशन में पेंडिंग अलॉटमेंट, ठीक है ना। आगे अगर आप देखेंगे तो बोलता है व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी इज द करंट लायबिलिटी, तो बोलता है शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव बाय द कंपनी एंड व्हिच इज रिफंडेबल टू द एप्लीकेंट दैट इज अगेंस्ट व्हिच शेयर विल नॉट बी अलॉटेड इज शोन एज अदर करंट लायबिलिटी अंडर द मेन हेड करंट लायबिलिटी। कहता है मेन हेड करंट लायबिलिटी के अंदर अदर करंट लायबिलिटी में दिखाना होता है वो पैसा जिस पैसे के अगेंस्ट हम अलॉटमेंट नहीं करने वाले हैं। तो मैंने बोलता अलॉटमेंट कब नहीं होता कि जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आता तो अलॉटमेंट नहीं होता। मैंने आपको एक लमसम का केस भी बताया था, जब 200 शेयर का मैंने लिया था 200 × 10 करके, तो मतलब 200 शेयर का अलॉटमेंट नहीं करने वाले हम, 200 शेयर को पैसा रिफंड करने वाले, ठीक है ना। तो उसी की बात कर रहा है, ठीक है। आगे जाके बोलता है, कहता है कि शेयर एप्लीकेशन मनी बिकम्स रिफंडेबल इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। कहता है व्हेन द इशू इज ओवर सब्सक्राइब, तो ओवर सब्सक्राइब वाला कौन सा केस हुआ जो मैंने अभी आपको लमसम वाला बताया था, ठीक है ना, उसकी पहले बात करता है। कहता है द अमाउंट रिसीव एज एप्लीकेशन मनी इज इन एक्सेस ऑफ द issued capital being refundable to the applicant is classified or shown under the main head current liability or the current liability। कहते हैं देखो ठीक है, वो बेसिकली कह रहा है कि वो जो एक्सेस पैसा हमारे को रिसीव हो गया जब आपको रिफंड करना पड़ेगा, और रिफंड तभी करना पड़ता है जब लमसम का केस होता है, ठीक है ना। नीचे वाला केस पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ऊपर वो लमसम है क्योंकि ऊपर उसने लमसम बोला नहीं वैसे, ठीक है ना। तो नीचे बोलता है व्हेन द इशू इज ओवर सब्सक्राइब्ड एंड द अमाउंट इज पेबल इन इंस्टॉलमेंट, तो नीचे कहता है इंस्टॉलमेंट का केस हो, मतलब ऊपर वाला लमसम का केस था, ठीक है ना। तो फिर नीचे बोलता कहता है इन दिस केस द अमाउंट इन एक्सेस ऑफ अमाउंट रिटेन बाय द कंपनी टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट कॉल इट इज शोन अगेंस्ट अदर करंट लायबिलिटी। तो बेसिकली इसने ज्यादा डिटेल्स में एक्सप्लेन वैसे किया नहीं है, पर मोटा मोटा मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो हमारे को पैसा यहाँ पे कुछ नेक्स्ट कॉल का पैसा पहले रिसीव हो जाता है, जैसे 500 रुपये रिसीव हो गया था, वो हमारे लिए लायबिलिटी होता है, ठीक है ना। लेकिन हम बोलेंगे यहाँ पे अगर वो साल के अंदर अंदर है तो उसको 500 रुपये को साल के अंदर खत्म कर देते हैं, तो बैलेंस शीट में बोलते ही नहीं कि कोई करंट है कि नॉन करंट है। लेकिन जब बैलेंस शीट के एंड की तारीख पे ऐसे ड्रामे हो रहे थे कि यहाँ पे एप्लीकेशन की डेट है या अलॉटमेंट की डेट, तो 500 रुपये यहाँ पे हमारे को इस बैलेंस शीट में जब हम बनाते हैं इस बैलेंस शीट को उस टाइम पे दिखाना होता है कि 500 रुपये हमारा
करंट लायबिलिटी है, क्योंकि वो अभी चुकाया नहीं है ना अभी, क्योंकि इस बैलेंस शीट बनने के बाद होगा, तो बैलेंस शीट बनने तक वो 500 रुपये नहीं हमने उनके नाम पे चढ़ाया, हमारे पास ही पड़ा है, तो बोलेंगे बैलेंस शीट की तारीख को हम उसको बैलेंस शीट के अंदर जब दिखाते हैं तो करंट लायबिलिटी बोल के दिखाते हैं इस 500 रुपये को। मैं समझा पा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। आगे जाके बोलता कहता है इनकेस द कंपनी हैज नॉट रिसीव मिनिमम सब्सिडी, तो उसको पता है इन सच अ सिचुएशन इट इज क्लासिफाइड और शोन अंडर द मेन मेजर हेड करंट लायबिलिटी एंड द अदर करंट लायबिलिटी कुछ इन द पार्ट ऑफ सेम बात कहता है बिकॉज़ द शेयर एप्लीकेशन मनी इज रिफंडेबल टू द एप्लीकेंट। तो ये सब कुछ आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी के बारे में। सो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बात बताया था कि लायबिलिटी को दो कैटेगरी में बांटा गया है, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी, आपको अलग अलग करके बताना होता है, ठीक है ना। लेकिन मैंने आपको ये बोला था कि जो आप 11th क्लास में पढ़ते थे कि करंट लायबिलिटी वो होती है जो 12 महीने के अंदर पे करनी होती है, और नॉन करंट लायबिलिटी वो होती है जो 12 महीने के बाद पे करनी होती है। इस सिंपल डेफिनेशन को यहाँ पे थोड़ा चेंज किया गया है, डेफिनेशन यहाँ पे थोड़ी सी यू कैन से कॉम्प्लिकेटेड सी है, ठीक है ना, लेकिन मैं आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सो आपको ये बोला गया है कि जब 12th क्लास में पढ़ते हो कंपनीज का जो अकाउंटिंग पढ़ते हो उसमें आपको बोला गया है कि करंट लायबिलिटी कौन सी लायबिलिटी होती है, तो आपको ये बोला गया है कि 4 पॉइंट है, इन 4 पॉइंट में से कोई सी भी बात को अगर एक लायबिलिटी सेटिस्फाई करती है तो ये करंट लायबिलिटी है। इसमें से एक बात वही है 12 महीने वाली बात, कि 12 महीने के अगर अंदर अंदर किसी लायबिलिटी को पे करना है तो वो लायबिलिटी आपकी करंट लायबिलिटी कहलाएगी। उसके अलावा क्या बोला गया, अगर वो लायबिलिटी आपको ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पे करनी है, अगर वो हेल्ड फॉर ट्रेड है, अगर उसमें कोई राइट नहीं आप उसको डेफर करने का, ये सारी चीजें मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। लेकिन वो आपको बोला कि इन चारों में से अगर वो कोई एक भी पॉइंट लायबिलिटी सेटिस्फाई करती है तो आपको उसको करंट लायबिलिटी बोल देना होता है। आप इसको ऐसे कह सकते हो कि एक मछली का जाल है, ठीक है ना, मतलब मछली को पकड़ना है और मछलियां हैं और आपको 4 जाल दिए गए, ठीक है ना, 4 में से एक जाल में भी अगर मछली फंस जाती है तो आपको उसे करंट बोलना है। चारों में फंसने की नीड नहीं है, एक जाल में भी अगर फंस जाती है तो उसे करंट बोलना है। अगर वो सारे जालों से बच के भाग जाए तब वो नॉन करंट कैटेगरी में आएगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट सभी को समझ में आता है कि लायबिलिटी 12 महीने के अंदर पे करे, 12 महीने मतलब ये साल स्टार्ट हुआ, तो इमेजिन कीजिए 1 अप्रैल है, 31 मार्च है, ठीक है ना, और ये हमारा साल है। और इमेजिन कीजिए यहाँ पे ये एक टाइम है, तो इसको इमेजिन कर लीजिए ये टाइम है 1 जून ले लीजिए, ठीक है ना, 1 जून है, अप्रैल मई जून, तो 1 जून को मैंने क्या किया, किसी से लोन लिया और वो लोन मैंने मान लीजिए लिया 2 लाख रुपए का, ठीक है ना, 2 लाख रुपए का मैंने लोन लिया है। वो 2 लाख रुपए का लोन है और मेरे को एक गाइडेंस बोली गई है कि आपके लोन जो है ये यू कैन से 15 महीने के अंदर चुकाना है, 15 महीने के अंदर मुझे इस लोन को चुकाना है। तो यहाँ पे मैं आपका एक टेस्ट ले रहा हूँ कि आपके बताना है जो मैंने लोन लिया 2 लाख रुपए की लायबिलिटी है, इसे आप नॉन करंट बोलोगे कि करंट बोलोगे। अब जिन बच्चों का आंसर है कि नॉन करंट लायबिलिटी, क्योंकि 15 महीने के 12 महीने वाली बात से आगे जा रही है, तो उनका आंसर वैसे गलत है यहाँ पे, क्योंकि मैं तीनों पॉइंट का तो मैं यूज नहीं कर रहा, मैं बस 12 महीने वाली बात का यूज करके बेसिकली 12 महीने वाली बात आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे ये जो 15 महीने की बात है गलत हो जाएगी अगर आप इसे बोलो कि ये नॉन करंट लायबिलिटी, क्योंकि करंट लायबिलिटी है। तो इसका कारण क्या होता है, क्योंकि आपको लायबिलिटी करंट या नॉन करंट चेक करना होता है यहाँ पे बैलेंस शीट की तारीख पे, क्योंकि आपको बैलेंस शीट में दिखाना है ना कि लायबिलिटी नॉन करंट करंट है, तो आपको बैलेंस शीट की डेट पे चेक करना होता है, 31 मार्च की तारीख को आपको चेक करना होता है कि लायबिलिटी करंट है कि नॉन करंट है। तो 31 मार्च को आपको बैठ के देखना होता है कि 31 मार्च में भी मैं बैठा हूँ, 31 मार्च से 12 महीने बाद पे करना है, 31 मार्च से 12 महीने के अंदर पे करना है, वहां से आपको डिसाइड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप इस 1 जून के लोन की बात करेंगे जो आपने लिया है, तो आपके 15 महीने कब पूरे होंगे, तो 1 जून से हम बोलेंगे अगली 1 जून को तो पूरा साल पूरा गया, फिर पूरा जून जुलाई और अगस्त निकाल देंगे तो 31 अगस्त को ये इसके 15 महीने पूरे हो जाएंगे। तो आप बोलेंगे यहाँ पे 31 अगस्त तक को आपको ये लोन पे करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से गिनो तो यहाँ से 31 अगस्त 12 महीने के अंदर तो कब होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि वैसे लोन 15 महीने बाद मेरे को रीपे करना है, ये मेरे सर पे लायबिलिटी है, लेकिन ये करंट लायबिलिटी कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि जो मुझे बैलेंस शीट बना रहा हूँ 31 मार्च को, वहां बैठ के मुझे देखना होता है कि यहाँ से कितने महीने हैं, यहाँ से तो 15 महीने है, लेकिन मुझे यहाँ से कितने महीने वो देखना होता है। और अगर यहाँ से 12 महीने के आगे जा रहा है तो नॉन करंट बोलना है, यहाँ से 12 महीने के अंदर है तो उसको करंट बोलना होता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। नाउ अगर आपको समझ में आया तो मैं बाकी आगे पॉइंट एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सेकंड पॉइंट आपको बोला गया कि अगर वो जो कोई लायबिलिटी है वो अगर आपको ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पे करना है, तो ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, बेसिकली ऑपरेटिंग साइकिल के टाइम की यहाँ पे बात की गई है। तो पहले तो आपको मोटा मोटा ये समझना है कि बिजनेस काम कैसे करता है। तो ये मैंने बिजनेस का प्रीमिसेस को ड्रॉ किया है। बिजनेस प्रीमिसेस मतलब पूरा बिजनेस का एरिया जिसमें पूरा एक बिजनेस काम कर रहा है, ठीक है ना। तो मोटा मोटा बिजनेस के पूरे एरिया की बात करो तो पूरे बिजनेस प्रीमिसेस के अंदर मोटा मोटा उसमें 4 डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है ना। एक होता है स्टोर डिपार्टमेंट, एक को बोलते हैं फैक्ट्री, एक होता है ऑफिस डिपार्टमेंट, एक होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट। तो होता है कि जो भी आप रॉ मटेरियल मंगाते हो वो रॉ मटेरियल जब आप मंगाते हैं तो वो स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर रखा जाता है, ठीक है ना। तो ये मैंने गेट ड्रॉ किया है, पूरी प्रीमिसेस का गेट, एंट्री गेट, ठीक है ना। तो यहाँ से रॉ मटेरियल को लाके स्टोर डिपार्टमेंट में रख दिया जाता है। देन उसके बाद वो रॉ मटेरियल फैक्ट्री के अंदर जाता है तो उस पर प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। प्रोडक्शन का जब काम पूरा हो जाता है, फिनिश गुड बन जाता है, तो उसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में लाया जाता है।
ऑफिस डिपार्टमेंट जितने भी ऑर्डर होते हैं, ऑर्डर लेने का काम ऑफिस डिपार्टमेंट करता है, और ऑर्डर जो आते हैं उसके हिसाब से वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दे देता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग गुड्स को डिलीवर, मतलब उसकी पैकिंग अच्छे से करके उनको डिलीवरी के लिए निकाल देता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, कि मोटा मोटा एक बिजनेस किस तरीके से काम करता है। अब आपको इमेजिन करना कि आपके पास कुछ कैश पड़ा है, ठीक है, और कैश का आप क्या करते हो, कैश का आप रॉ मटेरियल खरीद लेते हो। तो रॉ मटेरियल आप खरीदोगे, वो आएगा यहाँ से ऐसे करके स्टोर डिपार्टमेंट में रखवा दिया जाएगा ना। होता है क्या कि स्टोर डिपार्टमेंट में जब वो नया रॉ मटेरियल रखवाओगे, उससे पहले कुछ पुराना रॉ मटेरियल पड़ा होता है, क्योंकि कभी भी हम ऐसा नहीं करते स्टोर डिपार्टमेंट को पूरा खाली करेगी, पूरा खाली होने दो उसके बाद नया मटेरियल मंगाएंगे, क्योंकि अगर स्टोर डिपार्टमेंट पूरा खाली हो गया तो ऊपर फैक्ट्री में प्रोडक्शन रुक जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले से कुछ मटेरियल यहाँ पे पड़ा होता है, पुराना मटेरियल हम नया मटेरियल मंगा के रख लेते हैं, ठीक ना। सो होता क्या कि जो नया मटेरियल आपने मंगा के अभी यहाँ पे रखा है फैक्ट्री स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर, उसका नंबर अभी आएगा ही नहीं। पहले जो ओल्ड मटेरियल पड़ा है वही फैक्ट्री के अंदर जाएगा, उसी वो यूज में आता रहेगा, उसके खत्म होने के बाद जाके उस नए मटेरियल का नंबर आता है। तो हम ये कह देते हैं जो आपने रॉ मटेरियल मंगाया उसको स्टोर डिपार्टमेंट में रखा है, वो कम से कम इमेजिन कर जैसे 4 महीने तक, मैं इमेजिन कुछ भी फिगर ले रहा हूँ, ठीक है ना, तो 4 महीने तक इमेजिन कर स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर ही पड़ा रहता है। उसके बाद जाकर तो उसका नंबर आता है और फैक्ट्री के अंदर उसको ले जाया जाता है, उस पर काम स्टार्ट किया जाता है, ठीक है ना। फैक्ट्री के अंदर जाने के बाद भी क्या होगा, फैक्ट्री के अंदर जाने के बाद आप बोलोगे फैक्ट्री के अंदर जाने के बाद भाई चोरी वो एक दिन में थोड़ी तैयार हो जाएगा, रॉ मटेरियल से पूरा फिनिश गुड थोड़ी बन जाता है, तो उस पर प्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है ना। उसको हम बोलते हैं WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। जब रॉ मटेरियल पे काम स्टार्ट हो जाता है तो हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। तो रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस स्टेज के अंदर रहता है फैक्ट्री में, उसमें प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, काम चलता रहता है। और इमेजिन कर लेते हैं फैक्ट्री पूरा काम होने में उसमें उसको 3 महीने या फिर इमेजिन कर लीजिए 5 महीने लग गए, ठीक है ना। तो 5 महीने तक हम बोलेंगे रॉ मटेरियल जो यहाँ से निकला 5 महीने फैक्ट्री में उसको लगेंगे, और पूरा माल पूरा तैयार होने के बाद, फिनिश गुड बनने के बाद फिर वो कहाँ पहुंचता है, फिर वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के अंदर पहुंचेगा ना। होता क्या, फैक्ट्री में से निकल के जब माल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में पहुंचा दिया जाता है तो बेसिकली हम बोलते हैं फिनिश गुड बन के सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट पहुंच जाता है। लेकिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में भी पहले से ही फिनिश गुड पड़ा होता है जो उससे पहले आया होता है। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट पहले उस वाले फिनिश गुड को बेच के हटाता है, देन इस वाला फिनिश गुड का नंबर आता है बेचने के लिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, कि जो पहले से फिनिश गुड पड़ा होगा पहले से बेचा जाएगा, फिर अभी जो नया वाला फिनिश गुड आया है उसको उसके बाद आगे बेचने के लिए लगाया जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। तो बेसिकली हम बोलते हैं फिनिश गुड में कन्वर्ट होने के बाद भी, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट पहुंचने के बाद भी वो आप इमेजिन कि जैसे 3 महीने तक वो ऐसे ही पड़ा रहता है, ठीक है ना, फिनिश गुड वाले सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। देन फिनिश गुड के बाद जो बिकेगा तो हम बोले कैश आ जाएगा, हम बोले अभी भी चांसेस कैश नहीं आएगा, क्योंकि इसमें भी एक स्टेज हो सकती है कि आपने उसको उधार पे बेचा, तो उससे हम बोलते हैं आपने उधार पे बेचा, डेटर बेचा या फिर BR बोलते हैं, इन दोनों को मिला के एक सिंगल वर्ड जो यूज करते हैं वो बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है ना। तो हम बोलते हैं आपने उधार पे बेचा तो ट्रेड रिसीवेबल। और होता है कि हम उधार भी कई महीनों का देते हैं, इमेजिन कर जैसे मैंने 2 महीने का उधार देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम बोलते हैं भाई कोई बंदा है कह रहा है मुझे 5 लाख रुपए का माल चाहिए, तो मुझे 5 लाख रुपए का माल दे देते हैं और हम बोलते हैं 2 महीने का बाद इस 5 लाख रुपए के उधार को चुका जाना। वो 2 महीने बाद आता है, वो 5 लाख रुपए जो माल ले गया था उसे बेच के उस पर पैसा आ जाता है, और 2 महीने के बाद हमारे को हमारा पैसा चुका देता है, फिर वो नया उधार लेके चले जाता है, और इस तरीके से बिजनेस उधारी पे चलता रहता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे ट्रेड रिसीवेबल, इमेजिन कर लीजिए हम क्या करते हैं, जैसे 2 महीने का ट्रेड रिसीवेबल कैसे वो देते हैं, एंड देन उसके बाद 2 महीने के बाद हमारे को कैश वापस मिलता है। जो मैंने आपको बोलता है कि जो आप बिजनेस में कैश डालते हो वो कितने समय में घूम के आपके पास आता है, बेसिकली उसी को ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल का टाइम बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर ऑपरेटिंग साइकिल का पूरा टाइम निकालोगे तो आप बोलेंगे 4 + 5 + 3 + 2, ये कितना बनेगा 9 10 11 12, ठीक है, तो 14 महीने हो गए ना, 9 10 11 12 13 14, तो 14 मंथ का आप कहते हैं आपका ऑपरेटिंग साइकिल का टाइम पीरियड है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, उसका टाइम पीरियड क्या होता है। आपको यहाँ पे बोला गया कि ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर, जो कि हमारा बिजनेस के अंदर कितना निकला 14 महीने, तो 14 महीने के अंदर अंदर अगर आपको कोई लायबिलिटी पे करनी है तो कहता है वो लायबिलिटी भी क्या कहलाएगी, आपकी करंट लायबिलिटी ही कहलाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना, कि अभी तक हम बोलते थे 12 महीने की बात है, ठीक है ना, तो 12 महीने से 13 महीने में आ जाती थी कोई लायबिलिटी, तो बोलते तो नॉन करंट हो गया। और 13 महीने भी कहाँ से गिनना है, इससे 31 मार्च से, बताया ना 12 महीने 13 में जो भी गिनना है 31 मार्च से गिनना है। लेकिन आप बोलते थे कि यार 13 महीने के अंदर अगर कोई लायबिलिटी 12 महीने के बाद पे करे, 13वें महीने में पे करनी है, वो तो नॉन करंट होती है। लेकिन अब आपको कंपनी एक्ट बोल रहा है कि अगर आपकी ऑपरेटिंग साइकिल 14 महीने की आ रही है तो 14 महीने के अंदर अगर आपको वो लायबिलिटी पे करनी है, भले वो 12 महीने से आगे निकल के, लेकिन 14 महीने के अंदर तो है, क्योंकि मैंने आपको बोलता इस जाल में ना फंसे, इस जाल में फंस जाए, तो आपको 14 महीने के अंदर अगर आपको लायबिलिटी पे करनी है तो भी आप उसको करंट बोलना है, क्योंकि आपकी ऑपरेटिंग साइकिल 14 महीने की है। और आपको ये बोला गया है कि ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अगर आपको कोई लायबिलिटी पे करनी है तो भी वो करंट लायबिलिटी कैटेगरी में आएगी। आई होप आपको समझ। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्ड फॉर ट्रेड। हेल्ड फॉर ट्रेड का मतलब, हेल्ड मतलब अपने पास रखना,
और ट्रेड करना मतलब खरीदने बेचने के लिए। तो मोटा मोटा आपको ये बोला जा रहा है, अगर एक कंपनी अपनी किसी लायबिलिटी को अपने पास हेल्ड करती है, अपने पास रखती है, और क्यों रखती है? बेचने के लिए। तो आपको उसे करंट लायबिलिटी कैटेगरी में दिखाना है, ठीक है ना। तो ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि हम एक लायबिलिटी को अपने पास रखते हैं ताकि उसे हम बेच सके फ्यूचर के अंदर। क्योंकि इसका बेस्ट एग्जांपल वैसे अगर आप समझो तो इन्वेंट्री इसका बेस्ट एग्जांपल है वैसे, ठीक है ना। कि इन्वेंट्री जैसे जूते जो होते हैं हमारे, मान लिया अगर जूते बनाने का बिजनेस करते हैं तो हमारे जो बिजनेस करते हैं जूते हैं वो क्या हमारी इन्वेंट्री है, और हम क्यों हेल्ड करते हैं? बेचने के लिए। लेकिन वो तो असेट हुआ ना। आपको कह रहा है कि लायबिलिटी आप अपने पास हेल्ड करते हो जिससे आपको बेचने के लिए रखते हो, ठीक है ना। तो थोड़ा अजीब पॉइंट है, इसलिए बुक ने आप पे एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है ना। तो आपको इमेजिन करें कंपनी की जो मार्केट के अंदर 10 लाख के अपने डिवेंचर इशू करते हैं, ठीक है ना। और उन 200 रुपए का डिवेंचर है, ठीक है ना, अभी इसको भूल जाइए, ठीक है ना। और 100 रुपए का डिवेंचर है और उनकी रीपेमेंट 5 साल के बाद करनी है, ठीक है। तो इस साल मान लीजिए कंपनी ने डिवेंचर इशू किया, इस साल की जब बैलेंस शीट बनाओगे तो 10 लाख रुपए को आप कहाँ दिखाओगे? आप बोलोगे नॉन करंट लायबिलिटी है। आई बात आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन मान लीजिए कंपनी क्या किया, इसी साल के अंदर कंपनी क्या किया, मार्केट में उतर के अपने डिवेंचर परचेज करके लिए, जैसे कंपनी शेयर्स का बायबैक कर लेती है ना, तो उसी तरीके से कंपनी ने अपने डिवेंचर के मार्केट में उतर के परचेज कर लिया। 2 लाख रुपए के डिवेंचर परचेज कर लिए, ठीक है ना। 2 लाख रुपए के डिवेंचर मतलब 2000 डिवेंचर, ठीक है ना। और कंपनी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मार्केट के अंदर वो डिवेंचर 90 रुपए में बिक रहा था। मैंने बोलता आपको शेयर डिवेंचर के लिए मार्केट में ऊपर नीचे होती रहती है। कंपनी तो एक ही बार बेच के खत्म कर देती है, ये लोग आपस में खरीदते बेचते रहते हैं चीजों को, ठीक है ना। तो कंपनी भी इन्वेस्टर की तरह उतर के इन्हीं लोगों की तरह एक इन्वेस्टर बन के उतरी और अपने 2 लाख का डिवेंचर परचेज कर लिए। क्यों परचेज कर लिए? क्योंकि डिवेंचर की वैल्यू थोड़ी सी नीचे जाती है। और फिर कंपनी ने परचेज करके अब कंपनी फायदा क्या, कंपनी क्या करती है जनरली वेट करती है कि 90 पे बिक रहा था, अभी परचेज कर लिया, वेट करते क्या पता 100 पे या 105 पे चले जाए। और जब ऐसा हो जाता है तो कंपनी डिवेंचर को बेच देती है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि कंपनी क्या कर रही है। कंपनी अपनी डिवेंचर, ये जो डिवेंचर कंपनी ने इशू किया है एक लायबिलिटी है कंपनी के लिए। आई आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन कंपनी ने अपनी ही लायबिलिटी को मार्केट से खरीद लिया है। और क्यों खरीद लिया? क्योंकि 100 का 90 में बिक रहा था और वेट करिए 105 वगैरह, जैसे दाम ऊपर जाए तो बेच दूं। और अपनी लायबिलिटी से प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आई समझ रहा है ऐसे करती है कंपनी, जब दूसरी किसी कंपनी के शेयर डिवेंचर खरीद सकती है जब वो सस्ते हो जाए और महंगे होने पे बेचे, एक कंपनी कर सकती है ना, ऐसे अपनी कंपनी क्यों नहीं कर सकती? तो ये किया जा सकता है, ठीक है ना। सो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस केस को हम बोलते हैं कंपनी अपनी लायबिलिटी परचेज करके लाई है 2 लाख रुपए का डिवेंचर, उसे अपने पास रखती है। क्यों रख रही है? फ्यूचर में बेचने के लिए। तो हम इसे बोलते हैं कंपनी हेल्ड कर रही है ट्रेड करने के लिए। आई होप ज़्यादा आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो करना क्या आपको, जो आप कोई साल की बैलेंस शीट बना रहे हो, ठीक है ना। तो आप ये जो 10 लाख रुपए थे, 10 लाख रुपए इसको नॉन करंट लायबिलिटी बोलते हैं कि क्या बोलते हैं 5 साल बाद उसको रीपेमेंट करना है। अब डेफिनेशन आपको कह रही है इसमें से आप 8 लाख रुपए अलग कर देना और 2 लाख रुपए अलग कर देना। ये 2 लाख रुपए जो आप खुद परचेज करके ले आए, जिसको हेल्ड फॉर ट्रेड कर रहे हो, आपको जरा इसको आपको दिखाना है करंट लायबिलिटी, ठीक है। और इस 8 लाख रुपए का आपको नॉन करंट बोलना है बस। आपको समझ में आ रहा है। लास्ट पॉइंट जो बोलता है नो राइट टू डेफर बियॉन्ड 12 मंथ, ठीक है ना। तो नो राइट टू डेफर बियॉन्ड 12 मंथ इसका मतलब क्या है? नो राइट मतलब आपको इसको अधिकार नहीं है, ठीक है ना। और किस चीज का अधिकार नहीं है आपके पास? कि आप उसे डेफर डेफर करना मतलब होता है पोस्टपोन करना, ठीक है ना। कि आप एक लायबिलिटी को 12 महीने से आगे पोस्टपोन कर सको। मतलब कोई लायबिलिटी आपको 12 महीने के अंदर पे करनी है और आपके पास कोई अधिकार नहीं कि आप इसे 12 महीने से आगे घसीट सको, पोस्टपोन कर सको। कहता है इस बात की गारंटी है ना कि मतलब 12 महीने के अंदर ही पे होगी? कहता हाँ। कहता तो उसे करंट लायबिलिटी दिखाना। आपको समझ में आ रहा होगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ इसका, ठीक है ना। तो इमेजिन कीजिए कि ये एक साल था आपका, स्टार्ट हो रहा था यहाँ पे और इस यहाँ पे ये साल खत्म हो रहा है, ठीक है ना। इस साल के बैलेंस शीट बना रहे हो, ठीक है। और आपको पता चलता है कि नेक्स्ट ईयर मान लीजिए यहाँ खत्म हो रहा है, ठीक है ना। और आपको पता चलता है कि यहाँ पे आपको एक लोन की रीपेमेंट करनी है, ये 8 महीने बाद इमेजिन कर लीजिए, ठीक है ना। ये 31 मार्च को आप क्या कर रहे हो? बैलेंस शीट बना रहे हो और आपको पता चलता है 8 महीने के अंदर आपको एक लोन की रीपेमेंट करनी है, तो वो आप उसको करंट लायबिलिटी बोलोगे ऑब्वियसली। अब आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन आपको क्या है, आपको एक अधिकार है कि आप उस 8 महीने के जो लायबिलिटी है उसको, लोन है इमेजिन कर लीजिए, उसको और आगे मतलब बियॉन्ड थोड़ा आगे बढ़ा सकते हो, मतलब थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि ऐसा है कि हर किसी को ये ऐसा होता है कि जिस बंदे से आपने लोन लिया है वो हर किसी को थोड़ा टाइम फ्यूचर में दे ही देता है, ठीक है ना। नॉर्मली ऐसा होता है, ठीक है ना। तो आप उसे बढ़ा सकते हो। तो मान लीजिए आप उसको 6 महीने तक आगे बढ़ा दिया। 6 महीने अगर आप आगे बढ़ा दोगे तो यहाँ जाएगा कि 8 से 14 महीने वो 31 मार्च का जो 12 महीने का टाइम है उससे आगे निकल जाएगा। आपको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि आप 31 मार्च के उस 8 महीने के लोन को वैसे करंट लायबिलिटी की तरह रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन आपके पास एक अधिकार भी है कि आप चाहो तो थोड़ा सा समय मांग सकते हो और आपको 6 महीने का एक्सटेंशन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो लायबिलिटी 12 महीने के बाद पोस्टपोन हो जाएगी। वो कह रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है कि उसे पोस्टपोन किया जा सकता है, फिर कहता है फिर तो वो नॉन करंट होगी ना, उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि बढ़ाया जा सकता है और हो भी सकता है कि अभी मैं इसको करंट लायबिलिटी रिकॉर्ड कर दूं 8 महीने के इमेजिन करके, और 8 महीने बाद जाके आप सही में बढ़ा दो उसको आगे, टाइम मांग लो तो 6 महीने बढ़ जाए लायबिलिटी। तो कह रहा है तो गलत हो गया, हमने जिस लायबिलिटी को करंट की तरह रिकॉर्ड किया तो नॉन करंट निकली। तो इसलिए आपको पहले बोला जा रहा है कि पहले आप उसे नॉन करंट बोलो
करंट बोलना ही तब है जब से ऐसे डेफर ना कर सको, यदि करना आपके पास। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। तो मैं आपको थोड़ा सा बुक में से पढ़ के एक्सप्लेन कर देता हूँ।